हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट परचम क्लासेस। आज के सेशन में देखिए वीकली फाइनेंस अफेयर्स की बारी है और 23 मई से लेके 30 मई तक की सारी न्यूज़ को हम लोग कवर करेंगे। 23 मई से 30 मई जितने भी वीकली इस हफ्ते में जितने भी इकोनॉमिक्स और फाइनेंस की दुनिया में जो भी नए उतार चढ़ाव आए हैं उन सभी को हम लोग समझें। ठीक है, तो देखते हैं आज की न्यूज़ में क्या है। पर उससे पहले मैं परचम के कुछ कोर्सेज के बारे में आपको बता रही हूँ। एक एसएससी जनरल अवेयरनेस का कोर्स चल रहा है जिसके अंदर सभी सब्जेक्ट्स, जीएस के सभी सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सब कुछ कवर किया जा रहा है बहुत डिटेल में। दूसरा एक कोर्स जो है इकोनॉमी का है जिसके अंदर 0 से हाई लेवल तक की इकोनॉमी को कवर किया जा रहा है। और तीसरा एक कोर्स एसएससी पॉलिटी का है जिसके अंदर पॉलिटी को बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जा रहा है। तो आप लोग तीनों ही कोर्सेज पे अगर 10% की छूट चाहते हो तो यूज कोड PAYL10 टू गेट 10% एक्स्ट्रा ऑफ। ठीक है, तो देखते हैं आज हमको कौन कौन सी न्यूज करनी है। सब लोग जानते हो कि ये 2000 के जो नोट्स हैं, 2000 के जो नोट्स हैं वो सर्कुलेशन से बाहर कर दिए गए, वो विड्रॉ कर लिए गए हैं। क्या है, क्यों है, इसको समझेंगे। उसके बाद एक न्यूज है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया ने माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया है। ये माइग्रेशन और मोबिलिटी पार्टनरशिप क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। फिर न्यू डेवलपमेंट बैंक है, यानी कि जो आपका ब्रिक बैंक जिसको हम कहते हैं, उसके बारे में है कि उसने एक नया रीजनल ऑफिस सेटअप किया है, कहाँ किया है और ये क्या है उसको जानेंगे। फिर उसके बाद फॉरेन इंस्टीट्यूशंस इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, जो हमारा IFSC गिफ्ट सिटी गुजरात के अंदर है, वहां पे हमारे वित्त मंत्रालय ने कुछ छूट दी है कुछ फॉरेन इंस्टीट्यूशंस को। क्या छूट दी है और IFSC क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन ने अपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को भारत के साथ करने के लिए प्रपोजल भेजा है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है, RBI जो है वो US डॉलर का नेट सेलर बन गया है। पहले नेट परचेजर था, अब नेट सेलर बन गया है जिससे RBI को बहुत फायदा हुआ है। उसके बाद इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया की बात है। रशियन बेस्ड कुछ हैकर्स ने रैंसमवेयर अटैक से यहाँ का डाटा लीक कर लिया है। ठीक है, उसके बाद लेवल एंड ट्रेंड्स, ये चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन की एक रिपोर्ट आई है इंटरनेशनल लेवल की, उसके डाटास को हम देखेंगे। तो ये न्यूज़ है हमारी, लगभग कोई 12 न्यूज़ आज की क्लास में हमें करनी है। ठीक है, सबसे पहली न्यूज़ क्या कहती है, RBI ने 2000 के नोट जो है वो विड्रॉ कर लिए हैं। एक तो सबको एक वहम है कि 2000 के नोट बंद हो गए, बंद हो गए। बंद का मतलब ये नहीं है कि तुरंत प्रभाव से जैसे 500 1000 के नोट जो है वो खत्म कर दिए गए थे, ऐसा नहीं हुआ। सर्कुलेशन से इनको एब्जॉर्ब कर लिया है, मतलब मार्केट के अंदर जो बैंक वाले 2000 के नोट्स देते थे वो नोट अब नहीं देंगे। देखो ये नोट क्यों बने थे, आपको पता है 8 नवंबर 2016 को, 8 नवंबर 2016 को डीमोनेटाइजेशन इंडिया में हुआ था। 500 और 1000 के नोट्स को नोट लीगल टेंडर घोषित कर दिया था। देयर आर नो मोर, मतलब कि क्या कह दिया था कि ये अब लीगल टेंडर नहीं है। अब ये लीगल टेंडर क्या होता है इसको समझाऊंगी अभी। ठीक है, ये कह दिया था कि ये अब सर्कुलेशन में नहीं रहेंगे और ये लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, ऐसा कह दिया था। अब क्या था, जितनी भी इकोनॉमी के अंदर 500 और 1000 के नोट थे, इनको रिप्लेस करने के लिए हमको एक बड़ी करेंसी का नोट मार्केट में लाना पड़ा ताकि कम नोट प्रिंट करने पड़े। भाई जैसे 500 के 4 नोट हम लोग प्रिंट करते, उससे अच्छा हमने 2000 का एक नोट प्रिंट कर दिया, क्योंकि हमारे पास समय कम था और हमारे पास जो उपलब्धता थी लेबर की या और की रिसोर्सेज की, उसके हिसाब से 2000 की करेंसी जो एक बड़ी करेंसी थी उससे ही हमको फायदा मिल रहा था। तो हम लोगों ने 2000 का नोट ले तो आए थे, लेकिन जितना बड़ा डिनोमिनेशन का नोट होता है ब्लैक मनी उतना ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि उनको इकट्ठा करना आसान होता है। आप 2000 रुपए का एक नोट रखो या 100 रुपए के 20 नोट रखो तो क्या चीज इजी होगा, 2000 का एक नोट रखना इजी होगा, जिससे ब्लैक मनी ज्यादा बढ़ेगी। तो ब्लैक मनी अगर आपको कम करनी है तो छोटी डिनोमिनेशन की करेंसी अच्छी होती है। तो उस वक्त भी सरकार ने यही कहा था कि हम 2000 के नोट क्यों ला रहे हैं, मकसद क्या है, मकसद यही था कि जो 500 1000 की इतनी सारी भारी भरकम करेंसी जो है हमने एब्जॉर्ब कर ली है, उस करेंसी को रिप्लेस करने के लिए हम लोग इस 2000 की करेंसी को लाए थे। लेकिन क्योंकि अब इनफ अमाउंट ऑफ 500 के नोट्स जो है वो प्रिंट हो चुके हैं, इसलिए हम इस 2000 की करेंसी को वापस से भारत सरकार अपने पास एब्जॉर्ब कर रही है। ठीक है, तो क्या बताया है
कि आप एक दिन के अंदर 20,000 रुपीज जो है वो एक्सचेंज करवा सकते हो। 20,000 रुपीज एक्सचेंज करा सकते हो। आपका उस बैंक के अंदर अकाउंट है नहीं है डजेंट मैटर। आप वहां के अकाउंट होल्डर ना भी हो तो भी आप जाके अपना रुपया जो है वो एक्सचेंज करा सकते हो। हाँ, डिपॉजिट पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एनी अमाउंट विदाउट रेस्ट्रिक्शंस आप अपना डिपॉजिट करवा सकते हो। विदाउट रेस्ट्रिक्शन आप डिपॉजिट करवा सकते हो। एक्सचेंज करवाना है तो 20,000 रुपया एक्सचेंज होगा। डिपॉजिट कराना है तो विदाउट रेस्ट्रिक्शन नो योर कस्टमर नॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए आप जो है बैंक के अंदर ये डिपॉजिट करवा सकते हो। 30 सितंबर की डेडलाइन दे दी। 30 सितंबर तक सब लोग अपने नोट बदलवा लें और अपने नोट्स को डिपॉजिट करवा दे जिनको करवाना है। तो ये पूरी न्यूज जो है वो थी और यहाँ पे यही बताया हुआ है कि क्यों, रीजन क्या था इसका। ये बताया कि आरबीआई ने 2000 की डिनोमिनेशन के बैंक नोट को सर्कुलेशन से एब्जॉर्ब करने का, विड्रॉ करने का निश्चय कर लिया है। अब वो लीगल टेंडर आज तक तो है, 30 सितंबर तक वो लीगल टेंडर रहेंगे, लेकिन उसके बाद वो सर्कुलेशन में नहीं रहेंगे। लीगल टेंडर का मतलब क्या है, ये क्या कह रहा है, बट एग्जिस्टिंग नोट विल कंटिन्यू टू बी ए लीगल टेंडर। इसका मतलब ये नहीं है फिर वो लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, वो लीगल टेंडर तो रहेंगे, लेकिन कोशिश यही है कि सर्कुलेशन से उनको निकाल दें। ठीक है, तो ये लीगल टेंडर का मतलब क्या होता है। देखो, कोई भी करेंसी लीगल टेंडर होने के लिए उसको दो रस्तों से गुजरना पड़ेगा। पहला तो वो फिएट मनी होनी चाहिए, वो फिएट मनी होनी चाहिए, और दूसरा इट मस्ट बी एक्सेप्टेबल बाय ऑल। इट मस्ट बी एक्सेप्टेबल बाय ऑल। कोई भी करेंसी जो ये दोनों चीजों को पूरा करती है वो लीगल टेंडर कहलाएगी। इट मस्ट बी एक्सेप्टेबल बाय ऑल और ये एक फिएट करेंसी होनी चाहिए। अब आप कहोगे मैडम फिएट करेंसी क्या होती है। फिएट करेंसी के लिए फिर से आपको दो रस्तों से गुजरना पड़ेगा। या तो आपकी करेंसी कॉइन की फॉर्म में हो, या नोट की फॉर्म में हो, या डिजिटल फॉर्म में हो। ठीक है, इस फॉर्म में हो, और आपकी करेंसी को सेंट्रल बैंक ने, आपकी करेंसी को सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ठीक है, आपकी करेंसी को किसी ऑथोराइज्ड डिपार्टमेंट ने इशू किया हो। ठीक, अब जैसे मैं कहूं डॉलर, डॉलर डॉलर नोट की फॉर्म में है, ठीक है, और उसको अमेरिकन सेंट्रल बैंक ने, अमेरिकन गवर्नमेंट ने इशू किया, तो डॉलर एक फिएट मनी है, रूपी एक फिएट मनी है। बिटकॉइन एक फिएट मनी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो डिजिटल फॉर्म में तो है, वर्चुअल फॉर्म में तो है, लेकिन उसको किसी ऑथोराइज्ड डिपार्टमेंट ने जारी नहीं किया, तो इसलिए बिटकॉइन एक फिएट मनी नहीं है। वो फिएट मनी नहीं है तो लीगल टेंडर भी नहीं होगी। ठीक है, और लीगल टेंडर वो करेंसी होती है दैट मस्ट बी एक्सेप्टेबल बाय ऑल, जिसको सब लोग एक्सेप्ट करें। अब जैसे एक कॉमेमोरेटिव मनी निकलता है। कॉमेमोरेटिव मनी क्या होता है, किसी की याद में आपने कोई करेंसी निकाल दी। जैसे कि मान लीजिए ऐसी करेंसी निकाल दी जिसपे अटल बिहारी वाजपेयी जी की फोटो है, उनको सम्मान देने के लिए। अब अगर मैं इस अटल बिहारी वाजपेयी जी की फोटो वाली करेंसी की बात करूं तो वो फिएट मनी तो है, क्योंकि वो नोट की फॉर्म में है, वो कॉइन की फॉर्म में है, और उसको सरकार ने इशू किया है, वो फिएट मनी तो है, लेकिन इट इज नॉट एक्सेप्टेबल बाय ऑल। मैं आपको सामान लेने के बदले वो अटल बिहारी वाजपेयी जी वाली अगर करेंसी देने लगूं तो आप नहीं लोगे, इसलिए वो जो है वो एक लीगल टेंडर नहीं है। आप जितने भी नोट यूज कर रहे हो वो लीगल टेंडर है, और यही कहा है कि 2000 के नोट अभी भी लीगल टेंडर है, लेकिन इसको सर्कुलेशन से विड्रॉ किया जा रहा है। इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन क्या है, रीजन फॉर विड्रॉल, रीजन फॉर विड्रॉल यही है, यही बताया जा रहा है कि जो पहले 2000 के नोट आए थे वो 2016 में इंट्रोड्यूस हुए थे। आरबीआई एक्ट 1934 के अनुसार 500 और 1000 की करेंसी को डिमोनेटाइज कर दिया था। ये कहा था कि अभी जो है हमें जिस डिनोमिनेशन की करेंसी चाहिए वो एडिक्वेट नहीं है, ठीक है, इसलिए हम 2000 के नोट्स को प्रिंट कर रहे हैं, जिसको हम स्टॉप कर देंगे 2018-19 में। तो 2018-19 में 2000 के नोटों की प्रिंटिंग ही स्टॉप कर दी गई थी। नए नोट छप ही नहीं रहे थे, क्योंकि सरकार को पता था उद्देश्य पूरा हो गया है डिमोनेटाइजेशन का, अब इसकी प्रिंटिंग रोक दी जाए और जितने सर्कुलेशन में वो हम वापस मंगवाएंगे। ठीक है, किस पॉलिसी के अंडर इसको विड्रॉ किया है, क्लीन नोट पॉलिसी। पिछले साल एसएससी ने पूछ लिया क्लीन नोट पॉलिसी कब जारी हुआ है, तो 1999 में जारी हुआ है। ये आरबीआई की जो क्लीन नोट पॉलिसी है उसके तहत क्या होता है, उसके तहत होता ये है कि आरबीआई ये कहता है कि कस्टमर से कोई भी गला सड़ा नोट आप नहीं दोगे। कस्टमर को आप कोई भी गला सड़ा नोट नहीं दोगे, और वो कटा फटा नोट लाता है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप बदल के दोगे। तो ये क्लीन नोट मनी है, तो क्लीन नोट मनी के तहत ही ये कदम आरबीआई ने उठाया है।
ठीक है, 1999 में ये क्लीन मनी पॉलिसी आरबीआई की आई है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में MMPA यानी माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है वो लॉन्च हुआ है, ठीक है, साइन हुआ है। MMPA दोनों के बीच में, दोनों पीएम्स रिसेंट विजिट ऑस्ट्रेलिया गए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये साइन हुआ है, ठीक है। MMPA का मतलब क्या है, ये स्टूडेंट्स का, ग्रेजुएट्स का, रिसर्चर्स का, बिजनेस पीपल का और पीपल टू पीपल टाइज का टू वे एक्सचेंज है। टू वे एक्सचेंज का मतलब इंडिया से ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से इंडिया। बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे ग्रेजुएट्स, बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स यहाँ से ऑस्ट्रेलिया जाएंगे और ऑस्ट्रेलिया से यहाँ आएंगे। उनकी जो मोबिलिटी है वो मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर टैलेंटेड अर्ली प्रोफेशनल स्कीम यानी कि मेट्स के जरिए ये स्कीम बना दी है। स्कीम का नाम दे दिया है मेट्स, मोबिलिटी यानी मूवमेंट, अरेंजमेंट फॉर टैलेंटेड अर्ली प्रोफेशनल स्कीम्स। जो प्रोफेशनल्स है, टैलेंटेड प्रोफेशनल्स है, उन टैलेंटेड प्रोफेशनल्स की एक देश से दूसरी देश में मोबिलिटी करवाने के लिए ये स्कीम लेके आए हैं। इससे दोनों ही कंट्री के जो रिलेशंस है वो अच्छे होंगे, ठीक है, और दोनों ही कंट्री के जो टाइज है वो और अच्छे होंगे और पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी बढ़ेगी। नेक्स्ट न्यूज है न्यू डेवलपमेंट बैंक की। एनडीबी ने, यानी जिसको ब्रिक बैंक कहते हैं, नेशनल डेवलपमेंट बैंक ने गिफ्ट सिटी गुजरात के अंदर अपना एक रीजनल ऑफिस सेटअप कर दिया है। एनडीबी की अगर हम बात करें तो ये मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है। देखो क्या है, 2014 के अंदर ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इन 5 देशों ने मिलकर ब्रिक्स नाम का ग्रुप बनाया। पहले ब्रिक था, फिर साउथ अफ्रीका भी शामिल हो गया 2006 में, ब्रिक्स बना और इन्होंने पांचों ने मिलकर अपना एक बैंक बनाया जिसको ब्रिक्स बैंक नाम दिया गया। इसका मकसद क्या था? पांचों मेंबर नेशंस की मदद करना और इनका इंफ्रा डेवलप करना। इसी बैंक को नेशनल न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से जानते हैं। अब इस न्यू डेवलपमेंट बैंक ने इंडिया के गिफ्ट सिटी गुजरात के अंदर जो एक IFSC सेंटर है वहां पे अपना एक रीजनल ऑफिस जो है वो सेटअप किया है, ठीक है। ये जो है ये क्या कह रहा है, इसको इन 5 देशों ने 2015 में इस्टेब्लिश किया था ताकि जो प्रोजेक्ट्स है डेवलपिंग कंट्रीज के इंफ्रा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को लेके वो चलते रहे। इसके मेंबर्स कौन है, मैंने आपको बताया, ब्रिक नेशन सारे के सारे इसके मेंबर हैं। साथ में बांग्लादेश, UAE, इजिप्ट, ठीक है, ये इसके मेंबर हैं। उरुग्वे एक मेंबर होगा जैसे ही वो इसके कागजों को साइन कर देगा, यानी नेक्स्ट मेंबर न्यू डेवलपमेंट बैंक का उरुग्वे होगा। देखो ब्रिक्स के अंदर 5 नेशंस हैं, लेकिन न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी ब्रिक्स बैंक के अंदर 5 से ज्यादा मेंबर हैं। और कौन है? ब्रिक्स के नेशंस और बांग्लादेश, UAE, इजिप्ट, उरुग्वे अब होगा। हेडक्वार्टर कहाँ है ब्रिक्स का या न्यू डेवलपमेंट बैंक का? शंघाई, चाइना के अंदर। सबसे ज्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट इसको चाइना देता है। सेकंड नंबर पे इंडिया इसके अंदर सबसे ज्यादा पैसे देता है। इसमें ये क्या है, ये एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है जिसको ब्रिक्स कंट्री ने 6th ब्रिक्स समिट फोर्टालिजा ब्राजील 2014 के अंदर इस्टेब्लिश किया था। मकसद क्या है? इन नेशंस के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है वो करना है। हेडक्वार्टर कहाँ है वो हमने देखा। 2018 के अंदर न्यू डेवलपमेंट बैंक को यूनाइटेड नेशन का ऑब्जर्वर स्टेटस मिल गया। ये ऑब्जर्वर स्टेटस क्या होता है? ऑब्जर्वर स्टेटस होता है मीटिंग में हिस्सा तो लेगा लेकिन वोटिंग नहीं करेगा, ठीक है। मीटिंग में हिस्सा तो लेगा लेकिन वोटिंग नहीं करेगा। ये ऑब्जर्वर स्टेटस मिल गया किसको? ऑब्जर्वर स्टेटस मिल गया किसको? न्यू डेवलपमेंट बैंक को, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, इसके ऑब्जेक्टिव्स भी देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है ब्रिक्स के? डेवलपमेंट करना मेंबर कंट्री के अंदर, इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करना, ठीक है, कॉम्पिटिटिवनेस और जॉब क्रिएशन को प्रमोट करना, नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स को बिल्ड करना। इसका मकसद जो है पब्लिक प्राइवेट प्रोजेक्ट्स को और ज्यादा अच्छा करना है लोन के माध्यम से, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट न्यूज क्या कहती है? फॉरेन इंस्टीट्यूशंस इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। अब देखो IFSC क्या है? एक सर्विस सेंटर है। पहले IFSC के बारे में जानो। ये क्या है? एक सर्विस सेंटर है जो फॉरेन की जो कैपिटल है। देखो ये IFSC क्या है? इट ब्रिंगिंग बैक द फाइनेंशियल सर्विस एंड ट्रांजैक्शंस दैट आर करंटली कैरिड आउट इन ऑफशोर फाइनेंशियल सेंटर। ये कहता है कि जो IFSC है ये क्या कर रहा है? ये उन फाइनेंशियल सर्विसेज को वापस लाता है
जो कहीं ऑफशोर विदेशों में चल रही थी, ये इंडिया में बैठे लोगों को ऑल ओवर ग्लोब की फाइनेंशियल मार्केट का एक्सेस दे देता है, जिससे क्या होता है, फॉरेन मार्केट इंडिया में प्रवेश कर पाती है और भारत की मार्केट भारत में बैठे बैठे फॉरेन मार्केट्स के अंदर प्रवेश कर पाती है। इसका काम क्या है, बिजनेस और रेगुलेटरी एनवायरनमेंट को बनाना, ताकि अदर नेशंस के साथ वो कंपैरेबल मोड में काम कर सके। जैसे लंदन और सिंगापुर के अंदर लीडिंग इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर्स हैं। लंदन में बैठा बैठा व्यक्ति ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर कहीं भी पैसा लगा सकता है। ऐसे ही भारत ने भी चाहा कि मैं भी लंदन और सिंगापुर की तरह एक IFSC इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर बनाऊं, जहां इंडिया में बैठे बैठे लोग ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर कहीं पे भी अपनी फाइनेंशियल सर्विसेज दे सके और ले सके। ठीक है, इसका काम क्या होता है, पूरे ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट का इजी एक्सेस पाना। इंडिया का पहला IFSC सेंटर गुजरात के अंदर है, जिसको गिफ्ट सिटी कहते हैं, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी, गांधीनगर गुजरात के अंदर पहला IFSC सेंटर है। यहाँ पे बैठ के आप ऑल ओवर वर्ल्ड के शेयर खरीद सकते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड की फाइनेंशियल सर्विसेज को अचीव कर सकते हैं। अब क्या कह दिया, न्यूज ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कुछ कोर्सेज को छूट दे दी है जो IFSC के अंदर सिखाए जाएंगे। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सिस्टम के अंदर, यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के अंदर जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस कोर्स लेके आएंगे, उनको कुछ एग्जाम्पशंस, कुछ छूट दे दी है। ठीक है, तो ये कौन कौन से कोर्स हैं, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का है, साइंस का है। अब ये जितने भी हैं UGC के जो नॉर्म्स हैं या AICTE के जो नॉर्म्स हैं, उन नॉर्म्स के अंदर कुछ छूट देती है फॉरेन इंस्टीट्यूशंस को, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस IFSC में अपने ये कोर्सेज चलाएंगे इंडियंस के लिए और बाकी सारे वर्ल्ड के लोगों के लिए। अब देखो क्या कहा है, ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर कुछ छूट दे दी गई है। इसमें क्या कहा गया है कि जो भी नेशन इसका हिस्सा बनेगा वो अपने नेशंस के अकॉर्डिंग काम कर सकता है। उसको जरूरी नहीं है भारत के UGC के रूल फॉलो करने हैं। वो रिस्पेक्टिव नेशंस, यानी जिस नेशन का वो है, उस नेशंस की बातों को फॉलो कर सकता है, रूल रेगुलेशन को फॉलो कर सकता है। यहाँ पे ये बताया गया है। ठीक है, ये क्या कहता है, कहता है कि ये जो सेंटर है ये उन लोगों के साथ डील करता है, उन कस्टमर के साथ डील करता है जो भारत के आर्थिक क्षेत्र से बाहर है, यानी फॉरेनर से डील करता है। IFSC फॉरेनर से डील करता है। नेक्स्ट जो न्यूज है वो क्या है, नेक्स्ट न्यूज ये है भाई, जो यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन है उसने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। आप समझो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ये होता है जिसमें आप गुड्स एंड सर्विसेज का इजी और फ्री एक्सेस पा सके, या बहुत लो इंपोर्ट ड्यूटी लगती हो, मतलब एक दूसरे के ऊपर टैरिफ ना के बराबर लगाना, टैरिफ नेग्लेजिबल लगाना, एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल नेग्लेजिबल टैरिफ लगाना, नेग्लेजिबल टैक्स लगाना। ठीक है, तो इसके लिए ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है। अब भारत और यूरोप के नेशंस अगर इसको साइन करते हैं तो इससे दोनों देशों को फायदा होगा। इंडिया को यूरोप की मार्केट का एक्सेस मिल जाएगा और यूरोप को भारत जैसा देश मिल जाएगा। EAEU ने क्या कहा है कि हम भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे ताकि एक दूसरे के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के जो बैरियर हैं, जो बाधा है, वो खत्म कर सके। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, दोनों देशों को नई नई चीजों का एक्सेस मिलेगा। इंडिया की गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सेस यूरोप को मिलेगा और यूरोप की गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सेस इंडिया को मिलेगा। इससे जो दोनों पार्टनर हैं वो कोलैबोरेशन कर सकेंगे, ऑयल में, गैस में, डायमंड में, टिम्बर में, फार्मास्यूटिकल, एग्रीकल्चर, रेलवे, लॉजिस्टिक इंप्रूवमेंट में, इन सब के अंदर कोलैबोरेशन कर सकेंगे। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो इंडिया को नॉलेज बेस्ड सर्विस भी देगा और ब्रांड इंडिया, यानी इंडिया को एक ब्रांड की तरह इमेज देगा। ये दोनों देशों के बीच में, दोनों देश क्या, भारत और 5 नेशंस के बीच में जो बायलैटरल रिलेशन है वो भी बहुत अच्छा बना देंगे। EAEU है क्या, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के लिए, अंतरराष्ट्रीय स्तर की एक ऑर्गेनाइजेशन है। रीजन का है, पूरे वर्ल्ड का नहीं है, कुछ रीजन के अंदर ये फैला है, यूरोप के अंदर। ठीक है, इसको एक ट्रीटी से इस्टेब्लिश किया गया था, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन की ट्रीटी थी। इसके मेंबर कौन है, आर्मीनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और रशिया। ये 5 नेशंस जो है भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करेंगे। इसका मकसद क्या है, लेबर का, गुड्स का, सर्विसेज का, ठीक है, इन सब चीजों का
के बीच में हार्मनी बढ़ाना और फ्री मूवमेंट गुड्स और सर्विसेज की कराना। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है आरबीआई जो है यूएस डॉलर का नेट सेलर बन गया है। 2023 में आरबीआई ने 25.52 बिलियन डॉलर्स जो है वो सेल किए हैं। 25.52 बिलियन डॉलर जो है वो सेल किए हैं। अभी तक पिछले 3 साल से भारत नेट परचेजर था, आरबीआई नेट परचेजर था। अब देखो इसे फायदा क्या हुआ और आरबीआई क्यों अब डॉलर्स को सेल कर रहा है। डॉलर जो है वो बहुत कॉस्टली होता जा रहा है, इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर बहुत कॉस्टली होता जा रहा है। तो इससे होगा क्या, अब सब लोग डॉलर की डिमांड कर रहे हैं तभी तो डॉलर महंगा हो रहा है। ठीक है, तो अगर डिमांड से सप्लाई मैच हो जाए तो डॉलर जो है वो स्टेबल हो जाएगा। एक तो इसलिए आरबीआई के पास जो डॉलर्स पड़े थे उसने मार्केट में सेल कर दिए ताकि डिमांड और सप्लाई मैच हो जाए। दूसरी वजह क्या है आरबीआई को फायदा होने की, जिस वक्त आरबीआई ने डॉलर खरीदा था 70 रुपए का खरीदा था, $1 70 रुपए का हमने खरीदा था, और जब हम सेल कर रहे हैं तो $1 80 रुपए का सेल हो रहा है। आज के दिन 80 रुपए इसकी कीमत है, 80 रुपए का, मतलब हमारी जेब से इसको खरीदते हुए 70 रुपए लगे थे, लेकिन जब हमने बेचा है इसको तो हमारी जेब में 80 रुपए आए हैं। पर डॉलर 10 रुपए का फायदा आरबीआई कमा रहा है। ठीक है, तो ये फायदा जो है आरबीआई को हो जाएगा। ये क्या कह रहा है, जब हम इसको 100 सेल कर रहे हैं तो 80 रुपए के अराउंड कर रहे हैं, जब हमने खरीदा था तो ये 60 से 70 रुपए का खरीदा था। ठीक है, तो ये आरबीआई जो है फाइनेंशियल ईयर 23 में नेट सेलर बन गया है। उसके बाद इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया, रशियन के हैकर्स ने आईआईबी का डाटा एनक्रिप्ट कर लिया है रैंसमवेयर अटैक से। ये तो न्यूज थी छोटी सी, अब हमको इस इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया के बारे में जानना है। इसका जेनाइसिस मतलब इसका जन्म कब हुआ, इसको किसने बनाया, आईआरडीएआई ने 2009 में बनाया। आईआरडीएआई क्या है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये सारे इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करता है, डेवलप करता है। आईआरडीएआई क्या है, एक रेगुलेटरी बॉडी है जिसने 2009 में ये आईआईबी बनाया था और फॉर्मली इनॉग्रेशन आईआईबी का 2010 में हुआ है। ठीक है, ये आईआईबी जो है वो एक इंडिपेंडेंट सोसाइटी की तरह रजिस्टर्ड हुआ है अंडर आंध्र प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 2012। हेडक्वार्टर कहाँ है आईआईबी का, हैदराबाद तेलंगाना। ऑब्जेक्टिव क्या है, एक सिंगल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना जो इंश्योरेंस सेक्टर के सारे डाटा और एनालिटिक्स को मेंटेन करता है। किसने कितना इंश्योरेंस किया, कौन कौन से इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर कौन से हॉस्पिटल अटैच्ड है, कितनी मृत्यु हो रही है, किसकी कितनी बीमारियां फैल रही है, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, इन सब चीजों का डाटा रखता है। अदर की इंफॉर्मेशन में क्या है, ये बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इंश्योरेंस को मल्टीपल स्टेक होल्डर्स तक पहुंचाता है। ठीक है, और सेंट्रल इंडेक्स सर्विसेज को हैंडल करता है कि भाई जो इंश्योरेंस रिपोजिटरीज है कितना क्या कुछ इंश्योरेंस का चल रहा है। ठीक है, इट मेंटेन्स रजिस्ट्री ऑफ ऑल हॉस्पिटल्स इन नेटवर्क ऑफ इंश्योरेंस। आप देखते हो जब इंश्योरेंस करवाते हो, हेल्थ इंश्योरेंस करा रहे हो, तो आपको हॉस्पिटल का एक पैनल मिलता है कि इस हॉस्पिटल के अंदर आपको कैशलेस हो जाएगा या आपका रीइंबर्स हो जाएगा, पैसा वापस मिल जाएगा। तो ये उन सभी हॉस्पिटल्स के एनालिटिक्स को भी रखता है जिसको रोहिणी कहा जाता है। रोहिणी, रजिस्ट्री ऑफ ऑल हॉस्पिटल्स इन द नेटवर्क ऑफ इंश्योरेंस। तो ये सारे काम इसके होते हैं। नेक्स्ट न्यूज है, माल न्यूट्रिशन की एक रिपोर्ट आई है। ठीक है, 2023 की। ये जो रिपोर्ट है ये यूनिसेफ ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने और वर्ल्ड बैंक ग्रुप तीनों ने जॉइंटली डेवलप की है। इसके अंदर बताया गया है कि 2025 के जो हमारे टारगेट थे या 2030 के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल थे वो अचीव होते मुश्किल लग रहे हैं। हमने कहा था किसी भी तरीके का माल न्यूट्रिशन भारत में नहीं, दुनिया में नहीं रहेगा, लेकिन ये जो है टारगेट्स जो है उसके अंदर थोड़ा इनसफिशिएंट प्रोग्रेस लग रहा है। की फाइंडिंग्स क्या है, 2022 में जो बच्चे हैं 5 साल से कम उम्र के, वो 22.3% बच्चे पूरी दुनिया के स्टंटिंग का शिकार है। स्टंटिंग क्या होता है, अपनी एज के अनुसार हाइट में कम होना, अपनी एज के अनुसार हाइट में कम होना, होने हो रहे हैं, छोटे हो रहे हैं अब। ठीक है, पहले क्या था, ये और भी बुरे हालात थे, पर अभी भी 22.3% बच्चे स्टंटिंग का शिकार है। इंडिया के अंदर स्टंटिंग 31.7% है 2022 में और 2012 में 41.6 थी। 2022 में हमने एस्टिमेट किया था कि 6.8% चिल्ड्रन यानी 45 मिलियन चिल्ड्रन जो 5 से कम उम्र के हैं वो वेस्टिंग से
वेस्टिंग से शिकार ग्रस्त हुए हैं। वेस्टिंग क्या होता है? अपनी हाइट के अनुसार बहुत पतले होना। हाइट के अनुसार बॉडी का वेट, बॉडी का स्ट्रक्चर बहुत मैटर करता है। तो यहाँ पे ये बताया है कि अपनी हाइट के अनुसार जो है बहुत पतले हैं वो। ठीक है, कितने प्रतिशत बच्चे? 6.8% बच्चे। इंडिया में बात करें तो 18.7% बच्चे 2020 में वेस्टिंग के शिकार थे, क्योंकि पुअर न्यूट्रिएंट इनटेक उनको मिल रहा था। फिर कहता है 37 मिलियन चिल्ड्रन जो है वो ओवरवेट है, अपनी हाइट के अनुसार बहुत ज्यादा वजन है, 5.6% बच्चों में। इंडिया के अंदर ओवरवेट 2.8% बच्चे हैं। ठीक है, माल न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? इम्बैलेंस डाइट लेना, जितने न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है सारे न्यूट्रिएंट्स बॉडी में ना पहुंच पाना। इंडिया ने कौन कौन से इनिशिएटिव लिए हैं? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ठीक है, नेशनल न्यूट्रिशनल रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाए हैं, पोषण अभियान, ये सब जो है भारत ने इनिशिएटिव्स चलाए। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन क्या है? एक तो क्वेश्चन ये है कि इंश्योरेंस वाला जो आईआईबी है, ठीक है, वो इस्टेब्लिश कब हुआ है? इस्टेब्लिश्ड बाय whom एंड व्हेन एंड बाय whom? ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 2, जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ये दोनों क्वेश्चंस आपको बताने हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग इसका आंसर करेंगे बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।